क्लियर है भाई? आवाज़ आ रही है सभी को? सबसे पहले तो साउंड के बारे में बताओ थोड़ा सा। क्लियर आवाज़ आ रही है कि नहीं? क्लियर है। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 का जनवरी का पेपर है ये, और शायद 2022 दिसंबर 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, यानी कि आप समझ सकते हो कि 2023 वाला ही हो गया एक तरीके से, यानी कि लेटेस्ट अभी अभी जो पेपर होके आए हैं आपके। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, आप 2023 के लिए, 2024 के लिए, दिसंबर 2023 के लिए या आगे के लिए भी, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ये जो क्लास है वो आपकी सीडीपी की क्लास रहती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की। सीडीपी की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। तो क्लियर है? तो 30 में से 30 का स्कोर आप कर जाओगे, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑथेंटिक चीज़ों के हिसाब से। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके ऊपर निर्भर करता है। हम जो कराते हैं वो सीटेट के क्वेश्चन पेपर का ही सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये जो क्लासेस हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। अभी तक हम 26 क्लास करा चुके हैं और ये 27वीं क्लास है। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट हर बार एग्जामिनेशन को क्या करता है, रिपीट करता है। जो आपके पेपर होते हैं क्वेश्चंस वही होते हैं, लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट अगली वाली जो सीटेट होगी उसमें भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो बाकी जो स्टूडेंट क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं उनके लिए तो उनको सब कुछ पता ही है। बाकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है मेरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको इसका जवाब देना है। एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? प्राइमरी स्कूल का मतलब हो गया 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं। 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए? क्लियर है मेरे भाई? संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जब भी केवल वर्ड आ जाए आपके आंसर को गलत करता ही है। तीनों में केवल ही लिखा है तो तीनों को आप गलत कर सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑप्शन को, आंसर आप फोर्थ लगा सकते हो। क्लियर है? अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, वो हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब भी केवल वर्ड हो, 99% आपकी सीटेट की पेडागोगी जब भी देखने को मिलेगी तो वहां पर आपका आंसर गलत ही होगा। तो तीनों के तीनों गलत केवल से ही हो गए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 1 नंबर आपका आपकी झोली में होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर बात की गई है, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो मदर टंग होती है, यानी कि मदर टंग जो होती है, मातृभाषा जो होती है, उसका यूज बेहतर माना जाता है बच्चे के लिए। क्लियर है? तो मातृभाषा के अंतर्गत यह क्षेत्रीय भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है। तो यहाँ पर केवल लगा है, इस वजह से क्षेत्रीय भाषा आपकी गलत हो गई। क्लियर है? केवल हिंदी भाषा ही नहीं, पंजाबी का बच्चा है, तमिल का बच्चा है, मलयालम का बच्चा है, भोजपुरी बच्चा है, आप हर एक बच्चे को हिंदी माध्यम से ही थोड़े पढ़ा सकते हो। क्लियर है? तो इनको नहीं पढ़ा सकते केवल अंग्रेजी से। लॉर्ड मैकाले की पद्धति का थोड़ी आप यूज करोगे, मैकाले की पद्धति का ही आप उपयोग करोगे और इंग्लिश में पढ़ाते जाएंगे, फिर तो कहाँ हिंदी का कोई रोल ही नहीं रहेगा। कि बच्चों की मातृभाषा के हिसाब से भारत के अंतर्गत तो कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो ये वाली जो बात है वो भी यहाँ पर फॉलो करती है। आप इस वाले जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, अगर आप इसको भी याद कर लोगे ना तो भी आपका ये क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर बिल्कुल ही फिट बैठता है। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मदर टंग का यूज करना चाहिए, जहां जैसी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो इंग्लिश में तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, अब पढ़ लीजिए भाई। क्लियर है? यहाँ लिखा है 5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहा, वैशाली ने किससे कहा? माँ से कहा। क्या कहा? माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। यानी कि
जो वैशाली है वो क्या खेलना चाहती है? फुटबॉल खेलना चाहती है, उसे फुटबॉल की आवश्यकता है। क्लियर है? वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मदर है वो बच्ची से बोलती है कि आप तो गुड़िया से खेलिए। क्लियर? जो फुटबॉल से खेलते हैं वो लड़के खेलते हैं। क्रिकेट की बात हो, फुटबॉल की बात हो, वॉलीबॉल की बात हो, कोई सी भी बात हो, यहाँ पर अगर इन चीज़ों को देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं जेंडर वाइज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जेंडर वाइज, या फिर आप इसको देख सकते हैं लैंगिक पक्षपात भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये हमारे स्टेरियोटाइप्स चले होते हैं, हमारी रूढ़िवादिता जो हाँ हजारों साल से चली आ रही है उसका परिणाम देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर भूमिका में लचीलापन, लचीलापन कहाँ है? फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं कहीं भी। फ्लेक्सिबिलिटी नाम का शब्द ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, बॉयज को गर्ल्स से डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज को शो कर रहे हो कि जो गर्ल्स हैं वो तो सिर्फ बर्तन ही धोएंगी, घर के सारे काम करेंगी, वो बाहर का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज देखने को मिलती है इसी को बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप्स। क्लियर मेरे भाई? जेंडर इक्विटी बोलना भी अपने आप में गलत होगा, क्योंकि आप यहाँ समानता की भावना को तो दिखा ही नहीं रहे हो, अलगाव की भावना को दिखा रहे हो, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने का भी काम कर रहे हो, वर्गीकरण करने का भी काम आप कर रहे हो। लिंग लिंग प्रासंगिकता जिसे हम बोलते हैं रिलीवेंस, जेंडर रिलीवेंस भी कहाँ है? संबंधता आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई जो सही होगा जेंडर स्टेरियोटाइप्स आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हमारी पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का ये परिणाम एक तरीके से देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा? हमारे स्टेरियोटाइप्स का परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप स्टेरियोटाइप्स वर्ड का इसको ही देख लेते, आपका आंसर हो जाता। कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप्स यहाँ पर देखने को मेरे भाई मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही चल रहा है भाई? उसमें चेक कर लो तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए कहीं ना कहीं आप नामीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। नामीकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामीकरण का मतलब समझ रहे हो क्या है? लेवलिंग की बात हो रही है। अगर आप लेवलिंग की बात करोगे, क्लासिफिकेशन की बात करोगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात करोगे, पृथक्कीकरण की बात करोगे, अलगाव की बात करोगे और रैंकिंग की बात करोगे, तो ये आपके जो वर्ड हैं वो नेगेटिव वर्ड हैं, और ये क्या करते हैं? सीखने में बाधा का काम करते हैं। तो बच्चों में नामीकरण की बात करें, वर्गों में बांटना, उन्हें वर्गों में बांटना क्या करेगा? उनको अधिगम से कहीं ना कहीं दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा। कभी नहीं कर सकता, उनके अंतर्गत हीनता की भावना आ जाएगी, उनके अंतर्गत हीनता की भावना देखने को मिलेगी। एक तरीके से प्रतियोगिता की भावना एक दूसरे के प्रति देखने को वहां पर मिलेगी। तो ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं होगी, क्योंकि आपसे नोट पूछा है इस वजह से नोट नहीं लगाना है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने में लाचारी को जन्म देगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति, सकारात्मक रणनीति कहाँ देखने को मिलेगी? मेरे भाई ये पॉजिटिविटी है, ये आपको गलत है, क्योंकि आपसे नोट पूछा है। बच्चों में आत्मसम्मान और प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव डालेगा मेरे भाई। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समूह में हीनता और सीखने में जो लाचारी का जन्म देगा, कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत प्रतियोगिता की भावना, एक दूसरे के प्रति अलगाव की भावना और हीनता की भावना पैदा हो जाएगी, जो कि लेवलिंग और क्लासिफिकेशन का कारण बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापा करिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग कहाँ तक किस चीज को सीख रहे हो। क्लियर है? चलिए बताइए अगला प्रश्न का जवाब कौन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है सतत और समग्र मूल्यांकन। सतत और समग्र मूल्यांकन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन बोलते हैं, CCE के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे को सतत तरीके से यहाँ पर क्या होता है?
उसका मूल्यांकन देखने को मिलता है। यानी कि जो मूल्यांकन आपका होना चाहिए वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऐसे और दूसरा होता है एफए। क्लियर है? तो ऐसे को बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको योगात्मक आकलन मूल्यांकन बोल सकते हो। तो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो, यानी कि ईयरली बेस्ड जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का जो लास्ट में एग्जाम होता है उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये जो होता है वो ड्यूरिंग द स्टडी होता है, यानी कि आपके सीखने के दौरान ही ये चलता रहता है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसी को हम रचनात्मक आकलन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? रचनात्मक आकलन के नाम से। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और एनईपी 2020 में जो एनईपी 2020 का जो लक्ष्य था, पढ़ाने का जो लक्ष्य था, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर ही रखा गया है। अब देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का यहाँ पर क्या रोल देखने को मिला है। ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के एक दूसरे की तुलना करना। आप कभी भी उनके अंतर्गत कंपटीशन की भावना, कंपैरिजन की भावना नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं सीसीई कभी भी तुलना की भावना को पैदा नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसी वजह से गलत हो जाएगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन की सभी पहलुओं को शामिल करना, ये बात काफी अच्छी है। सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के लिए सभी पहलुओं को शामिल करना, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं कहीं ऐसा ना हो इससे भी बेस्ट कोई आंसर हो। क्लियर है? तो यहाँ पर केवल वर्ड आया, इसी से आंसर गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, केवल ने गलत कर दिया। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना अपने आप में एक समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? योगात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। तो योगात्मक आकलन को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है। एनईपी 2020 के अंतर्गत भी जो बात की गई है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन की बात की गई है। तो इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है? बच्चे के सारे एस्पेक्ट जो भी पहलू हैं उन पर ध्यान देना होगा। ये बहुत ही अच्छा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय बर्बाद ना हो उससे अच्छा है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसमें शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? अक्सर क्या करता है? वो जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर एक जो वर्ड है अक्सर, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है मेरे भाई। आपने अभी तक इस वर्ड का मतलब नहीं समझा है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में नहीं लगे पड़े हैं। एक बार देखिए इसका मतलब। देखिए, मानकीकृत संदर्भ मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आपका जो मूल्यांकन होना चाहिए, एवेल्यूशन होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज कभी भी नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज की जब भी बात करेगा आपका नेगेटिव होगा, गलत होगा, आपका आंसर बन ही नहीं सकता है। तो दोनों में मानकीकृत दे रखा है, मानक दे रखा है, आप बिना पढ़े हटा सकते हो। इसके बाद बात करें योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो आपका एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी कि एक बार में पूरी परीक्षा का इवैल्यूएशन कर लिया जाता है। तो ये तो सही नहीं है। और ये बोल रहे हैं प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वो स्टडी के दौरान ही आपका आकलन समय समय पर करते रहते हैं। और ड्यूरिंग द स्टडी ड्यूरिंग द स्टडी जो भी आपका आकलन कहलाता है उसी को हम बोलते हैं एफए यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ये नहीं होगा, योगात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो होगा रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। कमेंट में आंसर नहीं लिखते, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को हिसाब से नहीं देख रहे हो। क्लियर है भाई? और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले। चलिए, एक प्रश्न ये वाला जो बनता है इंक्लूसिव क्लासरूम से, वो 100% बनता है, हर बार बनता है। और ये प्रश्न हर बार सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। डिफरेंट लैंग्वेज के अंतर्गत इसको बदल कर पूछ लिया जाता है। प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है?
समावेशी। समावेशी अगर शिक्षा की बात की जाए तो एक ऐसा क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम है, यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे होते हैं। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि यहाँ पर तमिल का बच्चा भी हो सकता है, केरला का बच्चा भी हो सकता है, कन्नड़ बच्चा भी हो सकता है, मलयालम भी हो सकता है, भोजपुरी भी हो सकता है, बिहारी भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है और अंग्रेजी माध्यम का बच्चा भी हो सकता है और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से हुआ बच्चा भी हो सकता है, पिछड़े बच्चे भी हो सकते हैं, अति पिछड़े बच्चे भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर बच्चा देखने को मिल सकता है। यानी कि एक तरीके से बच्चों का मिक्सचर देखने को मिलता है और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। क्लियर है? जो कुछ भी वो सीखते हैं उसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है और उनको सम्मान बाकायदा उनकी लैंग्वेज का, उनकी मातृभाषा का दिया जाता है। तो समावेशी कक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा की क्या भूमिका है? बच्चों में विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। बात काफी अच्छी लग रही है लेकिन आगे भी चलते हैं। केवल दिख जाए गलत कर दो, क्योंकि आपसे पॉजिटिव पूछा है, केवल आपके आंसर को शुरुआत में गलत कर देगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो बाकी के कहाँ जाएंगे भाई? बाकी के कहाँ जाएंगे? चाउमीन खाने थोड़ी जाएंगे। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और पृथक्करण करना। जब भी पृथक्करण की बात करें, लेवलिंग की बात करें, रैंकिंग की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अलगाव की बात करें, मेरे भाई आपका आंसर गलत हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? खास जरूरत वाले बच्चों को, खास जरूरत वाले क्यों? ये आपके क्या रिश्तेदारी में है? बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? एज अ टीचर आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको प्रत्येक बच्चे पर बराबर मात्रा में ध्यान देना होगा, क्योंकि आप फीस ले रहे हैं तो खैरात में थोड़ी पढ़ा रहे हो। क्लियर है? तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विशेषज्ञ भेज दें, विशेषज्ञ के पास भेजें। आप ट्यूशन टीचर बनोगे, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो फिर कहीं आप बच्चे से ऐसे बोलोगे, ए लल्ला हमको मैथ तो आता है लेकिन आप एक काम करो हमसे ट्यूशन में पढ़िएगा। अगर ऐसा आप करते हैं कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि अगर ट्यूशन पढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? पढ़ नहीं सकता? पढ़ सकता है लेकिन आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो आरटीई एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। शायद धारा नंबर 26 है, उसके अंतर्गत इस बात का वर्णन किया गया है और इस पर आपको क्या है, सस्पेंड तो किया ही जाएगा कम से कम। तो आपका जो आंसर होगा, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, केवल पृथक्कीकरण और खास जरूरत। बस इसी से आप अपना आंसर लगा सकते हो। तो कितनी अच्छी ट्रिक है मेरे भाई, सीडीपी को पढ़ने का एक अलग ही तरीका है, तभी तो मजा आता है सीडीपी को पढ़ने में, क्योंकि इसके जो आंसर होते हैं काफी मजेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? विविध समूह के विद्यार्थियों को, यानी कि वही हो गया जो मैंने अभी बोला था, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चों के लिए बोल सकते हो। शिक्षिका को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना। थोड़ी देर बाद मैंने यही तो कहा था कि इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत बच्चे को आप सम्मान देंगे बाकायदा, और जो कुछ भी बच्चा लेकर आता है उसे आप धरोहर के रूप में मानोगे, और यही तो हमारी धरोहर है। क्लियर? तो ये काफी बात अच्छी है। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन 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 मेरे भाई आगे अभी कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। क्वेश्चन है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा कर दोगे फिर क्या पढ़ाओगे? आप रशियन लैंग्वेज पढ़ाओगे मेरे भाई? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा कर दे। हमारे ट्रेडिशंस को थोड़ी छोड़ सकते हो। हिंदू धर्म का है, आप उसको और ही कोई कुछ पढ़ाने में लगे पड़े हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये तो गलत है। सुसंगत संप्रेषण बनाना, सुसंगत है इस वजह से सही है, असंगत होता तो गलत हो जाता। सुसंगत संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब समझ रहे हो कहीं ना कहीं, कम्युनिकेशन। तो सुसंगत का मतलब हो गया बच्चे और टीचर के बीच में तालमेल होना चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिससे दोनों के बीच में तालमेल बन सके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो आपका सही बन रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है? अप्रत्यक्ष निर्देश देना। भाई अप्रत्यक्ष क्यों दे रहे हो? प्रत्यक्ष दो ना, डायरेक्ट आप उसको निर्देश देने की कोशिश करो, और निर्देश तो वर्जित है, निर्देश तो आप दे ही नहीं सकते, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना। स्वायत्तता जब भी दिख जाए, लचीलापन दिख जाए, आप समझ जाइएगा आपका आंसर सही होगा।
क्लियर है? तो कौन कौन से सही हो गए? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और इसमें फिफ्थ वाला। तो ये तीन होंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का यूज कीजिए और पढ़िए। एक विद्यार्थी जिसमें दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस बात को थोड़ा सा ध्यान बात दीजिएगा। दृष्टिबाधिता है, इसको बोल सकते हैं विजुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि वही बच्चा देख नहीं सकता। जिन चीजों को बच्चा नहीं देख सकता मेरे भाई, आप वहां पर टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सकते हैं, यानी कि छूकर टच एंड फील वो टच कर सके। जैसे ब्रेल लिपि का आप यूज कर सकते हो। तो ब्रेल लिपि में क्या है, बच्चा टच एंड फील का यूज करके वहां पर सीख लेता है। आप ऑडियो कैसेट्स का यूज कर सकते हैं, वो सुन सकता है भाई, देख नहीं सकता, इसका मतलब सुन तो सकता है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर वो उसके एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो बाकी के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, तो बाकी के ऑर्गन्स का यूज करके कहीं ना कहीं आप अधिगम कराएंगे, लर्निंग कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। मेरे भाई उसको दिख ही नहीं रहा है, आप प्रस्तुतिकरण किस बात का करेंगे? उस बच्चे को दिख ही नहीं रहा है तो आप प्रस्तुतिकरण करके करेंगे क्या? कोई फायदा नहीं है प्रस्तुतिकरण करने का। आगे है, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करेंगे, यानी कि स्पर्शनीय का मतलब हो गया टच एंड फील, हस्त कौशल मतलब हाथ से टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सके। तो मैंने जो बोला वही तो इसमें आंसर लिखा है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही लिखा होगा। आगे लिखा है, बहुत सी मूक फिल्में दिखाई जानी चाहिए। मतलब मूक का मतलब हो गया जो बोलती नहीं है। तो सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी थी? भारत के अंदर का बात की जाए तो शायद राजा हरिश्चंद्र की थी, जो कि मूक फिल्म थी। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर बात करोगे, उसको भाई दिखाई नहीं देता है, आप मूक फिल्म दिखाने से क्या फायदा? उसको आप दिखाना चाहते हो तो टच एंड फील मटेरियल का, ऑडियो कैसेट्स का यूज कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, क्या फायदा निकलने वाला है इससे? कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, रत्ती भर फायदा नहीं निकलने वाला है। उसको दिखाई नहीं दे रहा, आप चित्र तो कोई फायदा नहीं, पिक्चर्स का कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसी पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल का उत्तर बताइए, कौन कौन दे पाएगा? क्वेश्चन लास्ट वन क्वेश्चन है ये, एक और है इसके बाद। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बताइए मेरे भाई क्या हो। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती, ये चुनौती की बात की गई है, किसका अभिलक्षण है? देखिए यहाँ पर बात करें तो गुणज वैकल्य की बात करें तो यहाँ पर गणित की संक्रियाओं को करने में उसको समस्या आती है। किसकी? गणित, यानी कि मैथ्स की जो संक्रियाएं होती हैं, गुणा हुआ, भाग हुआ, जोड़ हुआ, घटा हुआ, इनको करने में उसको समस्या आती है। पठन वैकल्य की बात करें तो ये कहा है कहीं ना कहीं अधिगम करने में उसको समस्या आती है। क्लियर है मेरे भाई? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, बच्चा व्याकुल हो जाता है, और ये इसका एक प्रश्न हर बार आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न आपका ना आए। बच्चा इसमें व्याकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है, एक लंबे समय तक इसमें ध्यान नहीं लगा पाता है बच्चा। क्लियर है? स्वलीनता जो होती है, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑटिज्म। तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में यहाँ चुनौती देखने को मिलती है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि हम एक क्लास के अंतर्गत 10 प्रश्न करते हैं, और इन्हीं 10 प्रश्न में से पेपर में 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, बाकी लैंग्वेज चेंज होकर यही मिलेंगे, कुछ अलग नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला यही है। क्लियर है? शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली
चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में का बढ़ावा देना चाहती हैं। कहीं ना कहीं आप बच्चों को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके मन में जो आए आप वो करिए। लाइब्रेरी के अंतर्गत क्या करते हैं टीचर, स्टूडेंट्स को लाके खड़ा कर देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं आपके मन में जो आए वो करिए, कुछ बनाइए। केमिस्ट्री में तो नहीं बोलते, लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं कि केमिस्ट्री की लैब में भी कुछ भी बनाइए, लेकिन बच्चे फिर भी करते हैं, मना करें तब भी करते हैं। मतलब H2SO4 को वो HNO3 के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उसी में वाटर मिलाने की कोशिश करेंगे, उसी में लाइम सोडा मिलाने की कोशिश करेंगे, उसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, यानी कि रचनात्मकता उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। जब भी कुछ नया करने की कोशिश होगी तो वहाँ इनोवेशंस की ओर ध्यान दिया जाएगा, नवाचार की ओर ध्यान दिया जाएगा, एक्सप्लोरेशन अनुसंधान खोज की ओर ध्यान दिया जाएगा, और इससे एंगेजमेंट भी बढ़ती है कहीं ना कहीं। क्लियर है? और रचनात्मकता तो बढ़ेगी ही, कंस्ट्रक्टिविज्म भी यहाँ पर बढ़ता है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का बढ़ावा बहुत कुछ मिलता है। सृजनात्मकता बिल्कुल सही होगी, रटना तो होता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, शिक्षक बच्चों के विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टियां देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाइए। तो कोई बच्चा तो ऐसा होगा वो तोता बनाएगा, कोई बच्चा ऐसा होगा वो भैंस बनाएगा, कोई बच्चा ऐसा होगा वो गाय बनाएगा, कोई शेर बनाएगा। क्लियर है? कोई कुछ बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा वैसे नॉर्मल वाले, ठीक है, कोई बंदूक बनाएगा, कोई कुछ भी बना सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, उनका माइंडसेट काम करेगा कहीं ना कहीं बच्चे का। तो अगर बच्चे का माइंडसेट काम कर रहा है तो यहाँ पर इनोवेशंस की तो बात हो गई, नवाचार की तो बात हो गई, क्रिएटिविटी की बात हो गई, तो यहाँ रटने की बात तो है ही नहीं, असहयोग तो होगा ही नहीं। सहयोग हो सकता भी था, लेकिन सृजनात्मकता और सहयोग भी होता तब भी सृजनात्मकता ही हम अपना उत्तर लगाते। अनुशासनहीनता, ये अनुशासनहीनता कहाँ हो गई भाई? अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, आरटीएक्स 2009 की, एनसीएफ 2005 की, एनसीएफ 2005 की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें तो साफ साफ बोला गया है लर्निंग बाय डूइंग। और एनईपी 2020 अभी अभी तो मोदी जी लेके आए थे, और उसमें साफ साफ बोला भी है लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान दीजिए, करके सीखने पर ध्यान दीजिए, यानी कि आप प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दीजिए ना कि थ्योरी पर। क्लियर है? तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करके सिखाइए चीजों को, तो यहाँ पर भी यही होगा। तो अनुशासनहीनता तो नहीं होगी कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्न कर लिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है। क्लियर? तो ये आपको करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। लेकिन पेपर का सॉल्यूशन तो पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास में सिर्फ एक ही बंदा देने वाला है, और वो है दीक्षित सर। बाकी सारे के सारे आपको प्रैक्टिस कहीं भी मिल जाएगी, कहीं से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पेपर का सॉल्यूशन जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ यहीं से देखने को मिलेगा। अगर कोई दे रहा है तो आप हमें छोड़ के जाइए और उन्हीं से सॉल्यूशन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर कोई करा भी रहा है, नहीं करा रहा है, तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन करिए और आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुंच जाता है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हो सर नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या मैं हर बच्चे के लिए नोटिफिकेशन का कमेंट में आंसर तो दे नहीं सकता इस बात का कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं है पहुंचा भाई आपके पास? तो आपने जो सब्सक्राइब किया है, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने किया है लेकिन उन्होंने पर्सनलाइज्ड कर रखा है, भाई ऑल पे कीजिए, वहाँ घंटे वाले को ऑल पे दबाइए, तो आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर है? प्लेलिस्ट का फायदा उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू टू ऑल।